सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप। देखो कंपल्सरी वाइंडिंग अप तो सिर्फ जो एनसीईआरटी वाइंड अप करा सकती है वो होता है, ठीक है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप दो तरीके से हो सकता है, एक तो मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, दूसरा क्रेडिटर्स। दैट मींस मेंबर्स अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कंपनी के मेंबर्स, और दूसरा क्रेडिटर्स भी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अब मेंबर्स कब वाइंड अप कर सकते हैं? सिचुएशन वो होनी चाहिए कि जब कंपनी क्या हो, सॉल्वेंट हो। सबसे मेन बात यहाँ पर क्या आती है कि कंपनी सॉल्वेंट होगी तभी मेंबर्स क्या कर सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं। दैट मीन सॉल्वेंसी का मतलब मैंने पहले भी बताया था, सॉल्वेंसी क्या होती है कि यानी कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपने डेट्स की क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स कंपनी क्या है, सॉल्वेंट है। कंपनी इनसॉल्वेंट नहीं, कंपनी के पास पैसा है, कंपनी अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर सकती है। उस टाइम पर मेंबर्स क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से वाइंड अप कर सकते हैं। दैट मीन्स इन केस ऑफ मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी इज रिक्वायर्ड। डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी इज रिक्वायर्ड, यानी कि सोल्वेंसी को डिक्लेयर करना, उसे प्रूव करना, ये कंपल्सरी है किसमें, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप में। अदरवाइज वॉलंटरी वाइंडिंग अप मेंबर्स जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो अपने डेट्स की पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में एनसीईआरटी ने परमिशन किसी भी तरीके से नहीं देती कि तुम क्या कर सकते हो, वाइंडिंग अप कर सकते हो। यहाँ पर उनके ऊपर फ्रॉड का केस चार्ज किया जा सकता है अगर वो ऐसा करते हैं तो, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी किस तरीके से की जाएगी, बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी से डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जो है वो प्रूफ की जाएगी कि कंपनी क्या है, सॉल्वेंट है, कंपनी अपने डेट्स की पेमेंट कर सकती है। इसके साथ साथ ये मेजॉरिटी जो की जाएगी, इसके साथ एक स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो वो पास किया जाएगा। और सेम जैसे वाइंडिंग अप में हमने किया था, वॉलंटरी की बात कर रहे हैं तो वही चीज है कि ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इसकी नोटिफिकेशन दी जाएगी किसमें, ऑफिशियल गैजेट में, और साथ साथ एक न्यूज़पेपर में भी सर्कुलेट किया जाएगा जो कि उस डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफिस के डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलर न्यूज़पेपर होगा, वहां पर भी इस रेजोल्यूशन की कॉपी को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा, यानी कि पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाएगा कि कंपनी क्या है, सॉल्वेंट है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी यहाँ पर मस्ट है, ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन सॉल्वेंसी का पार्ट था कि किस तरीके से की जाएगी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन विद द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। अब इस डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी की इंफॉर्मेशन पब्लिक को तो दे दी, न्यूज़पेपर में डाल दिया, अब इसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को भी तो देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी आरओसी, आरओसी को भी इसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी विद इन द 5 weeks of passing resolution, ठीक है। ये तो हमने पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया कि कंपनी क्या है, सॉल्वेंट है। उसके साथ साथ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी की इंफॉर्मेशन किसको भेजी जाएगी, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को विद इन द 5 weeks ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। जैसे रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 5 हफ्तों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड की जाएगी, इसकी कॉपी भेजी जाएगी। और इस कॉपी के साथ साथ और कॉपीज भी अटैच होंगी। दैट मींस जैसे कि रिपोर्ट्स ऑफ द ऑडिटर, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है कि कंपनी एक तरीके से करके रही है कि सिर्फ कंपनी जो है वाइंडिंग अप हो रही है, कोई किसी भी तरीके का फ्रॉड यहाँ पर कंडक्ट नहीं किया जा रहा। कंपनी सॉल्वेंट है, कंपनी के पास पैसा है, कंपनी अपने क्रेडिटर्स को क्या कर सकती है, पेमेंट कर सकती है। और ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी की बात होगी। इस डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में कोई भी डायरेक्टर किसी भी तरीके का डिफॉल्ट करता है, इस डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में कोई भी डायरेक्टर मेंबर किसी भी तरीके का अगर डिफॉल्ट करता है, कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन किसे प्रोवाइड की जाती है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को, या नोटिफिकेशन में या न्यूज़पेपर में किसी भी तरीके की गलत इंफॉर्मेशन अगर दी जाती है, किसी भी तरीके का फ्रॉड किया जाता है, तो उसमें इम्प्रिजनमेंट है डायरेक्टर्स को, यानी कि पेनल्टी चार्ज होगी इम्प्रिजनमेंट 3 years to 5 years तक की, ठीक है। और उसके साथ साथ फाइन चार्ज होगा 50,000 to 3 लाख रुपीज तक। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में किसी भी तरीके का फ्रॉड किया जाता है, कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है रजिस्ट्रार को, पब्लिक को, एनसीईआरटी को, तो उस केस में डायरेक्टर्स को इम्प्रिजनमेंट होगी, जो फ्रॉड में इंक्लूडेड होंगे 3 to 5 years, एंड फाइन चार्ज किया जाएगा 50,000 रुपीज to 3 लाख। ओके, सो नेक्स्ट है प्रोविजन एप्लीकेबल टू मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप के ऊपर क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, या फिर हम इस तरह एक तरीके से प्रोसेस भी कह सकते हैं कि
मेंबर्स अगर अपनी इच्छा से वाइंड अप करना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से वाइंडिंग अप किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर। देखो सबसे पहली बात हमने ये की थी, जब कंपनी वाइंडिंग अप के प्रोसीजर में जाती है तो एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, दैट इज नोन एज लिक्विडेटर। ठीक है, ये बात की थी ना कि लिक्विडेटर सबसे पहले अपॉइंट किया जाता है। तो अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन, उसको कुछ ना कुछ पैसा तो देंगे, कोई फ्री में काम तो करेगा नहीं, तो इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा और इसे रेम्यूनरेशन देगा कौन। ठीक है, अब यहाँ पर लिक्विडेटर की बात होती है, यहाँ पर कंपनी अपॉइंट कैसे करेगी, इन जनरल मीटिंग में। किसमें, जनरल मीटिंग में कंपनी अपॉइंट करती है लिक्विडेटर को। अपॉइंटमेंट होगी कहां से, कौन मेंबर अपॉइंट किया जाएगा, यहाँ पर लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा फ्रॉम द सीजी पैनल। सीजी पैनल दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैनल बिठाती है कुछ कमिटी, कुछ लोगों का, जिसमें से कंपनी क्या अपॉइंट करती है, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है अपने वाइंडिंग अप के प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, जनरल मीटिंग के अंदर कंपनी अपॉइंट करेगी लिक्विडेटर को, कहां से, फ्रॉम द सीजी पैनल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिटी भेजी है कि इसमें से ये जो स्पेसिफाइड पर्संस हैं ये क्या कर सकते हैं, लिक्विडेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसमें से कंपनी अपने एक पर्सन को चूज कर सकती है फॉर द वाइंडिंग अप प्रोसीजर के लिए। ठीक है, अब ये तो बात हुई एक सीजी पैनल से अपॉइंट किया जा सकता है लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर जो है कंपनी खुद से भी अपॉइंट कर सकती है। देखो अगर यहाँ पर वॉलंटरी की बात है तो जरूरी वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से वाइंड अप करे, तो सिंपल सी बात है, कोई हम पर प्रेशराइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो कंपनी है वो खुद भी क्या कर सकती है, कोई भी लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हैं, किसी भी मेंबर को एज अ लिक्विडेटर अपॉइंट किया जा सकता है। तो कंपनी सीजी पैनल से भी कर सकती है और कंपनी खुद से भी अपॉइंट कर सकते हैं लिक्विडेटर को। अब क्योंकि लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट के विद इन द 7 डेज, कितने दिनों के अंदर अंदर, विद इन द 7 डेज लिक्विडेटर जब अपॉइंट कर ले कंपनी ने, तो वो लिक्विडेटर अब क्या करेगा, तो लिक्विडेटर का काम स्टार्ट हो गया। तो लिक्विडेटर 7 डेज के अंदर अंदर कंपनी की सारी रिपोर्ट, कंपनी की सारी रिपोर्ट किसे सेंड करेगा, एनसीएलटी को सेंड करेगा। किसे सेंड की जाएगी, एनसीएलटी को। जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ उसके 7 दिनों के अंदर अंदर लिक्विडेटर सारी की सारी रिपोर्ट आइदर उसके हाथ में है या फिर नहीं है, दैट मींस ये वर्क वो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, कंपनी ने क्या क्या डीलिंग्स कंडक्ट करी है, कितना पैसा देने कंपनी को, कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, यानी कि पूरी की पूरी एक रिपोर्ट बनाकर किसे सेंड की जाएगी, एनसीएलटी को सेंड की जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कंपनी का लिक्विडेटर जो है वो वर्क करता है। अब कंपनी ने लिक्विडेटर अपॉइंट किया था, मैंने आज एक बंदे को रख लिया, अब मुझे लग रहा है ये तो सही से काम नहीं कर रहा, ये तो पैसे को उड़ा रहा है। ठीक है, जिसे देना चाहिए उसे तो दे नहीं रहा, फालतू में वेस्ट कर रहा है। अब अगर मुझे ऐसा लग रहा है, दैट मींस कंपनी को मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लिक्विडेटर मैंने अपॉइंट किया था ये सही नहीं है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूवल का पॉइंट भी आता है, रिमूवल ऑफ द लिक्विडेटर, कि अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि ये पर्सन सही नहीं है या फिर मुझे किसी और पर्सन का एज अ लिक्विडेटर अपॉइंट करना है, तो उस लिक्विडेटर को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। बट उस लिक्विडेटर को रिमूव करने से पहले इसकी इंफॉर्मेशन किसे दी जाएगी, अंडर सेक्शन 310 के अंदर, कंपनीज एक्ट 310 के अंदर पर्टिकुलर एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि हम कंपनी लिक्विडेटर को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी रीअपॉइंटमेंट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वाइंडिंग अप का प्रोसीजर तो चल ही रहा है, हमने अपॉइंट किया था फिर रिमूव करने में सही नहीं लगा, उसके बाद रीअपॉइंटमेंट किसके सेक्शन 310 के अंदर ही उसकी अपॉइंटमेंट यानी कि रीअपॉइंटमेंट फिर से की जाएगी। ठीक है, या फिर अगर कोई लिक्विडेटर की डेथ हो जाती है या कोई और मिसहैपनिंग हो जाती है, उस केस में भी अंडर सेक्शन 310 के अंदर जो भी प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के लिक्विडेटर को फिर से अपॉइंट किया जा सकता है। ये था अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर। रेम्यूनरेशन के बाद यहाँ तक आती है कि अगर कंपनी अपॉइंट करती है खुद से तो कंपनी उसे पैसा देगी, और अगर फ्रॉम द सीजी पैनल यानी कि सीजी के पैनल से अपॉइंट किया जा रहा है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एनसीएलटी उसे क्या देगी, रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर कंपनी अपॉइंट करती है तो कंपनी उसे रेम्यूनरेशन देगी, और अगर सीजी के पैनल से अपॉइंट किया जाता है तो वो उसे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेगी। इसका मेन वर्क क्या होता है, सिर्फ कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारे के सारे रिपोर्ट्स को क्या करना, फाइल कराना और सारे के सारे काम को बंद करना। ठीक है, यानी कि राउंड ऑफ फिगर कर देना। नेक्स्ट पॉइंट है नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर टू द रजिस्ट्रार। अब ये जो अपॉइंटमेंट हमने की थी इसकी इंफॉर्मेशन किसको देनी है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को। ये जो अपॉइंटमेंट हमने की, अपॉइंटमेंट तो कर ली, अब इसकी इंफॉर्मेशन किसको दी जाएगी, यानी कि कुछ भी कंपनी में काम होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन किससे दी जाती है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को। अब इस रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को इस अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन कितने दिनों के अंदर दी जाएगी,
10 डेज के अंदर, ठीक है। जैसे ही लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया उसके 10 दिनों के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन किसको सेंड की जानी चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को। अगर ये इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को सेंड नहीं की जाती तो हर एक मेंबर पर फाइन चार्ज होगा 500 रुपीज एवरी डे, ठीक है। अगर अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को विद इन द 10 डेज नहीं जाती तो 11th डे से फाइन चार्ज होगा मेंबर पर 500 रुपीज एवरी डे, जब तक इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड नहीं की जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बोर्ड पावर्स सीज्ड ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर। ये बात हमने कॉन्सिक्वेंसेस में भी की थी कि बोर्ड्स की पावर्स क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट होगा बोर्ड की कोई भी पावर वहां पर कोई भी कंट्रोल कंपनी के ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर की क्या पावर्स है, क्या ड्यूटीज है। कुछ बात हमने अपॉइंटमेंट में भी की कि वो क्या करेगा, 7 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे रिपोर्ट बनाकर, एक ब्रीफ रिपोर्ट बनाकर, समरी बनाकर किसे देगा, एनसीईआरटी को देगा। उसके बाद फर्दर लिक्विडेटर और क्या ड्यूटीज है उसकी, और क्या पावर्स है कि वो क्या क्या करेगा। देखो जैसे जैसे कंपनी उसे इनको डायरेक्ट करती है कि उसे ये काम करना है, इस तरीके का ये डीलिंग्स कंडक्ट करना है, तो वो सारा का सारा काम कंपनी की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है लिक्विडेटर काम को परफॉर्म करेगा। बट यहाँ पर इसकी सबसे मेन ड्यूटी क्या बनती है कि जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटर्स, जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, कॉन्ट्रीब्यूटर्स वो पर्सन्स जो कंट्रीब्यूट करेंगे डेट्स की पेमेंट के लिए, सिंपल सी बात है, यानी कि जिन्होंने शेयर्स परचेज कर रखे हैं, ठीक है, जो डेट्स की पेमेंट यानी कि अपने पैसे से करेंगे कॉन्ट्रीब्यूटर्स। तो जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स है उनकी पूरी की पूरी लिस्ट बनाकर जो है एक रिपोर्ट तैयार करेगा लिक्विडेटर कि ये वो पर्सन्स हैं जो डेट्स की पेमेंट के लिए लायबल हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा लिक्विडेटर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेगा। क्या प्रिपेयर करेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विद इन द 30 डेज ऑफ ईच क्वार्टर। कितने दिनों के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर, ठीक है, विद इन द 30 डेज ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि हर एक क्वार्टर में मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। उसमें क्या करेगा, हर एक क्वार्टर के 30 डेज के अंदर अंदर वो एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की रिपोर्ट बनाकर किसे सबमिट कराएगा, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को। इसका मेन मतलब क्या है, टाइम टू टाइम रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को वाइंडिंग अप के प्रोसीजर के बारे में इंटीमेट करना कि इतना काम हो चुका है और इतना काम क्या है, पेंडिंग है, ठीक है। अगर लिक्विडेटर ये नहीं करता है कि विद इन द 30 डेज ऑफ ईच क्वार्टर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की रिपोर्ट बनाकर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को सबमिट नहीं करवाता तो वहां पर फाइन चार्ज किया जाएगा 5000 रुपीज एवरी डे ऑन द लिक्विडेटर, नॉट ऑन द डायरेक्टर्स, बिकॉज डायरेक्टर्स की पावर्स क्या हो चुकी है, यहाँ पर सीज हो चुके हैं, खत्म हो चुकी है। यहाँ पर फर्दर आगे काम किसका है, किसकी ड्यूटी है, लिक्विडेटर की ड्यूटी। अगर वो ड्यूटी को कंप्लीट नहीं करता तो लिक्विडेटर पर फाइन चार्ज किया जाएगा 5000 रुपीज एवरी डे, ठीक है। और क्या ड्यूटीज और पावर्स हो सकती है इसकी, जिस भी तरीके यानी कि जो भी मेंबर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ऑफिसर्स हैं या जितने भी क्रेडिटर्स हैं, सबके डेट्स की पेमेंट कौन करेगा, लिक्विडेटर करेगा। सबके डेट्स को राइट ऑफ कौन करेगा, लिक्विडेटर करेगा, ठीक है। एट लास्ट पूरी की पूरी सारी की सारी ड्यूटीज और पावर्स को परफॉर्म करने के बाद या फिर अगर कुछ परफॉर्म करना रह जाता है, लिक्विडेटर किसी तरीके का कोई बड़ा फ्रॉड कर देता है तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा फाइन लिक्विडेटर पर कितना चार्ज किया जा सकता है, 10 लाख रुपीज का फाइन चार्ज किया जाता है। लिक्विडेटर पर कितना टोटल फाइन चार्ज किया जा सकता है, 10 लाख रुपीज का फाइन यहाँ पर चार्ज लिक्विडेटर पर किया जा सकता है अगर वो अपनी पावर्स और ड्यूटीज का गलत इस्तेमाल करता है, अपनी पावर्स, अपनी अथॉरिटीज को जो है वो फ्रॉड के तरीके से यूज करता है या कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी करता है जिससे कंपनी को लॉस हो रहा है, तो वहां पर लिक्विडेटर से फाइन चार्ज कितना किया जा सकता है, 10 लाख रुपीज, ठीक है। ये भी कुछ पावर्स एंड ड्यूटीज होगा लिक्विडेटर। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटी। कमिटी की अपॉइंटमेंट की जाएगी। अब ये कमिटी क्या है और इसकी अपॉइंटमेंट करेगा कौन, देखो ये मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप है। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, ठीक है। अब मेंबर्स अपनी मर्जी से वाइंड अप कर रहे हैं तो हमने एक पॉइंट किया था डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कि वो मस्ट है, डिक्लेरेशन करना जरूरी है। बट क्योंकि अगर डिक्लेरेशन कर दिया मेंबर्स ने फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो अपने डेट्स की पेमेंट कर ही नहीं पा रहे, यानी कि उन्होंने झूठी डिक्लेरेशन कर दी कि उनके पास पैसा है बट एक्चुअल में उनके पास पैसा नहीं है। अगर क्रेडिटर्स को ये डाउट हो रहा है कि कंपनी ने गलत किया है, कंपनी इंसॉल्वेंट है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक कमिटी बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्रेडिटर्स की बात होती है कि क्रेडिटर्स कमिटी को अपॉइंट कर सकते हैं उन मेंबर्स के साथ, उन लिक्विडेटर के साथ सब कुछ देखने के लिए कि जो भी काम कंपनी के अंदर हो रहा है वो एक्चुअल में क्रेडिटर्स के बेनिफिट के लिए है या फिर नहीं है।
क्या जिन क्रेडिटर्स की पेमेंट पहले करनी चाहिए थी उनकी एक्चुअल में की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। कंपनी अपना पैसा खुद तो नहीं खा रही है सारा सर हमारा पैसा, ठीक है। वैसे तो मेंबर्स वारंटी वाइंडिंग अप के अंदर कमेटी की बात नहीं आती, सिंपल सी बात है। बट अगर क्रेडिटर्स को ये लगता है कि मेंबर्स ने गलती से इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर की है या उन्होंने कोई फ्रॉड किया है तो वो अपनी मर्जी से एक क्रेडिटर्स की कमेटी वहां पर अपॉइंट कर सकते हैं उस लिक्विडेटर के ऊपर कि उसके सारे के सारे काम की इंस्पेक्शन वो टाइम टाइम करता रहे और क्रेडिटर्स को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी लिक्विडेटर टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस ऑफ द बाइंडर्स। देखो हमने ये बात यहाँ पे भी की पावर्स एंड ड्यूटीज के अंदर कि टाइम टू टाइम रिपोर्ट सबमिट करवाई जाएगी। ये हमने ईच क्वार्टर की यहाँ पर बात की थी कि हर एक क्वार्टर में एक मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, उस क्वार्टर के खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसे दी जाएगी, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को। तो सेम बात है कि जैसे जैसे वाइंडिंग अप का प्रोसीजर चल रहा है तो उसकी इंटीमेशन किसको मिलेगी, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर टू ट्राइब्यूनल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन की एग्जामिनेशन के लिए। अब ये पर्सन कौन है, किसकी एग्जामिनेशन की जा रही है, किसका इंस्पेक्शन किया जा रहा है। देखो रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, ये लिक्विडेटर सारे काम को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये लिक्विडेटर हर एक एक्टिविटी को कर रहा है। अब इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, लिक्विडेटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्राइब्यूनल को ये लगता है कि ये मेंबर फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। हमने बात की लिक्विडेटर सारे के सारे मेंबर्स का डाटा ट्राइब्यूनल को बना के देगा, एनसीएलटी को बना के देगा, सारी की सारी रिपोर्ट देगा, ऑडिटर की रिपोर्ट फाइल करेगा, ये फाइल करेगा, वो फाइल करेगा, हर कुछ लिक्विडेटर फाइल करेगा, ठीक है। अब लिक्विडेटर किसी पर्सन को ऐसे मेंशन करते हैं कि ये पर्सन जब कंपनी के अंदर फ्रॉड कर रहा है इसकी क्या की जाए, एग्जामिनेशन की जाए, इसको एग्जामिन किया जाए, इसको इंस्पेक्ट किया जाए। दैट मींस लिक्विडेटर की नजरों में अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट या फ्रॉड कर रहा है तो वो उसकी इंटीमेशन अपने रिपोर्ट में किसे दे सकता है, ट्राइब्यूनल को दे सकता है और ट्राइब्यूनल उस पर्सन की क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन करवा सकता है, ठीक है। सो लास्ट में क्या करेंगे, फाइनल मीटिंग एंड रेजोल्यूशन। सारा का सारा काम करने के बाद जैसे लिक्विडेटर ने अपनी सारी ड्यूटीज को परफॉर्म कर दिया, सारे पावर्स को परफॉर्म कर दिया, सारा का सारा काम कंडक्ट कर दिया, उसके बाद लास्ट में क्या की जाएगी, एक फाइनल मीटिंग की जाएगी, कंपनी को क्या किया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब फाइनल मीटिंग कैसे की जाएगी, देखो सबसे पहले एक जनरल मीटिंग के अंदर फाइनल मीटिंग कॉल की, कॉल द जनरल मीटिंग इन द 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर अंदर जैसे ही सारा काम फिनिश हुआ, सारी की सारी रिपोर्ट्स तैयार होगी, उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक जनरल मीटिंग के अंदर जनरल मीटिंग कॉल की जाएगी और उस जनरल मीटिंग में शो क्या किया जाएगा, शो हाउ वाइंडिंग अप कंडक्टेड, कि वाइंडिंग अप का प्रोसीजर जो वाइंडिंग अप हमने किया कंपनी को वो किस तरह से कंडक्ट किया गया, सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मैनेज किया गया, कैसे अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट की गई, यानी कि वाइंडिंग अप के प्रोसीजर को कंडक्ट कैसे किया गया, वो सारा का सारा शो किसमें किया जाएगा, कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट ये शो कर दिया, यानी कि सारी सारी रिपोर्ट्स दिखा दी हर एक मेंबर को कि इस तरीके से वाइंडिंग अप का प्रोसीजर हमने कंप्लीट किया है लिक्विडेटर में। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा, सेंड अ कॉपी टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। अब लिक्विडेटर क्या करेगा, एक कॉपी सेंड करेगा किसे, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को, और साथ साथ एक कॉपी किसे सेंड करेगा, एनसीएलटी को, आल्सो टू द एनसीएलटी, एनसीएलटी को भी कॉपी सेंड की जाएगी और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को भी कॉपी सेंड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ये जो एनसीएलटी जो ट्राइब्यूनल है एक ऑर्डर पास करेगा कितने दिनों के अंदर अंदर, इन द 60 डेज ऑफ डिसोल्यूशन। देखो लास्ट में परमिशन तो किससे लेनी है, ट्राइब्यूनल से लेनी, तभी तो ये सारा काम किया जा रहा है, अदरवाइज कंपनी डायरेक्ट ही बंद कर दे, ठीक है। चाहे वॉलंटरी वाइंडिंग हो चाहे कंपल्सरी वाइंडिंग अप है, उसका जो ऑर्डर है, जो उससे परमिशन है कि कंपनी को वाइंड अप किया जाए, वो ऑर्डर कौन देगा, ट्राइब्यूनल देगा। तभी तो सबसे पहले मीटिंग कॉल की, फिर वहां पे सारी रिपोर्ट्स दिखाई, फिर रजिस्ट्रार को कॉपी दी, फिर एनसीएलटी कॉपी दी, फिर ट्राइब्यूनल क्या करेगा, अगर उसे लगता है कि ये प्रोसीजर ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स उसे सबमिट किए गए हैं वो फेयर है, यानी कि उसमें किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं है, किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं है, हर एक क्रेडिटर को अपनी पेमेंट मिल गई है, सब कुछ चेक करने के बाद अगर ट्राइब्यूनल को ये सही लगता है कि कंपनी को क्या हो जाना चाहिए, वाइंड डिसॉल्व हो जाना चाहिए, तो विद इन द 60 डेज का टाइम है उसके पास, 60 दिनों के अंदर अंदर वो कंपनी को डिसॉल्व करने का ऑर्डर जो है वो दे सकता है, किसकी परमिशन लिक्विडेटर को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद मान लो ट्राइब्यूनल ने परमिशन दे दी, उसके बाद क्या होगा, लिक्विडेटर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को, क्योंकि नाम तो कहां से हटवाना है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी में से नाम हटवाना है, तो लिक्विडेटर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को क्या करेगा, इस ऑर्डर की कॉपी, ये जो ऑर्डर इसने दिया ट्राइब्यूनल ने, इस ऑर्डर की कॉपी विद इन द 30 डेज, कितने दिनों के अंदर, देखो 60 दिनों में तो इसने परमिशन दी हमें कि तुम क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जो लिक्विडेटर है वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को अगले 1 महीने में 30 दिनों के अंदर
की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को सेंड करेगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को सेंड हो गई वो कॉपी, फिर रजिस्ट्रार कंपनी साथ साथ क्या करेगा, वो अपने रजिस्टर में से उस कंपनी का नाम क्या कर देगा, हटा देगा। कंपनी क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। कंपनी क्योंकि डिसॉल्व हो गई तो एट लास्ट वही चीज करेंगे, हम एक नोटिस पब्लिश करेंगे किसमें, न्यूज़पेपर में, कि ये कंपनी अब खत्म हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। प्रोसीजर समझ में आ गया। सबसे पहले फाइनल मीटिंग के अंदर एक जनरल मीटिंग कॉल करेंगे, 2 हफ्ते के अंदर अंदर सारा काम खत्म होने के बाद उस मीटिंग के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स को शो किया जाएगा, उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को और एनसीएलटी को सेंड की जाएगी। ट्राइब्यूनल के पास 60 डेज का टाइम है, वो डिसॉल्व की परमिशन दे भी सकता है और वापस भी ले सकता है। दैट मींस उस कंपनी को डिसॉल्व नहीं भी कर सकता। अगर डिसॉल्व की परमिशन मिल गई, लिक्विडेटर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को उस ऑर्डर की कॉपी 30 दिनों के अंदर अंदर सेंड करेगा। जैसे ही रजिस्ट्रार को वो ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, वो क्या कर देगा, अपनी रजिस्टर में से उस कंपनी का नाम हटा देगा और साथ साथ एक नोटिस पब्लिश कर देगा ताकि पब्लिक को भी पता चल जाए कि कंपनी क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। दिस इज द टॉपिक ऑफ मेमोरेंडम